मित्रों नमस्कार। टेक्निकल दिक्कत की वजह से मैं अपने ही पेज पर लाइव था। और अब आपसे रूबरू हूँ। आप सबका स्वागत है। हम 20 मिनट देर हो गई है हमको, पर आप सबका हार्दिक स्वागत। नित्य नूतन वार्ता के सब साथियों का स्वागत। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। आज का विषय बहुत बढ़िया विषय है, जिसे जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। और विषय है लीडिंग द वर्ल्ड बाय लीडिंग दाई सेल्फ। पवन कुमार आर्यन जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। आप मेरी बातचीत में अपने सवाल ज़रूर रखिएगा जो आपके मन में हो। और आपको चूँकि मुंबई में बारिश हो रही है, तो आपको बरसात की बूंदों की आवाज़ भी आएगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई मित्र मुझे बताएं कि आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं। राम मोहन राय जी ने भी वेलकम लिखा है। राम मोहन राय जी नमस्कार। अ, स्मृति भी दिख रही हैं। तो स्मृति, मेरी आवाज़ आ रही है? और आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है लीडिंग द वर्ल्ड बाय लीडिंग दाई सेल्फ। यानी कि आप अपना नेतृत्व करते हुए विश्व का नेतृत्व करें। अपना नेतृत्व करने का सीधा संबंध है आत्मचेतना से। और आत्मचेतना जब तक आपके अंदर जागृत नहीं है, तब आप अपना नेतृत्व नहीं कर सकते। तो दुनिया के नेतृत्व करने पर प्रश्न चिन्ह है। जब लीडरशिप की हम बात करें, ये शब्द मैं उपयोग करूंगा अंग्रेजी में। जब हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप है क्या, इसको समझते हैं। लीडरशिप एक मनुष्य का वो मनुष्य की वो योग्यता है जो व्यक्ति को, परिवार को, समूह को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को सकारात्मक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करती है। मैं फिर कह दूं, सकारात्मक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करने की योग्यता ही लीडरशिप कहलाती है। इसका मैं थोड़ा और विस्तार करूं। जैसे हम जीवन में बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं किसी के बोलने के ढंग से, किसी की भाषा पे, किसी के रौबदार तरीके पे। ये प्रभावित होने के स्वाभाविक गुण है, यह एक प्राकृतिक स्वभाव है हम सबका। लेकिन जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो हमारे सामने उस अंतिम ध्येय को ध्यान में रखना है कि वो प्रभाव सकारात्मक क्रियाओं के लिए हो। जैसे राजनीतिक स्वरूप में मैं इसका उदाहरण लूं, तो इसका उदाहरण है एक राजनीतिक लीडरशिप का। वो है, एक नाम हम सब जानते हैं, वो है हिटलर। हिटलर ने अपने रोबदार नारों से, जुमलों से, झूठ से एक ऐसा तंत्र निर्माण किया, और उन्होंने अपने देश को बर्बाद किया और विश्व को बर्बाद किया। तो प्रभाव तो हिटलर ने किया था, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत राय में हिटलर लीडर नहीं था। क्योंकि जो विध्वंस करे वो मनुष्य के अंदर का विकार है, आत्महीनता है। लीडर का आधार आत्मबल है। आत्मबल विचार निर्माण करता है। जैसे
इसका उदाहरण लें तो हमारे सामने राजनीतिक लीडरशिप के रूप में महात्मा गांधी जी हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी जी ने सारे के सारे प्रयोग सबसे पहले अपने ऊपर किए और अपनी चेतना को जागृत कर उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग कर फिर उन प्रयोगों को पार्टी या देश या विश्व में प्रयोग किया। हमारे सबके अंदर दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक है आत्महीनता और एक है आत्मबल। आत्महीनता उतना ही प्रभाव डालती है या उतनी ही लोकप्रिय होती है जितना आत्मबल, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। आत्महीनता आपके अंदर विकार पैदा करती है और वो विकार आपको केवल और केवल विध्वंस के मार्ग पर ले जाते हैं, चाहे उस आत्महीनता से लोकप्रिय होके आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आत्मबल जो है वो समग्र है, वो सबको साथ लेके चलता है और वो सबको साथ लेके चलते हुए विचार का निर्माण करता है। तो लीडरशिप की परिभाषा बहुत साफ है कि लीडरशिप में केवल प्रभावित करने का गुण ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु आप सकारात्मक क्रियाओं को, सकारात्मक एक्शन को कितना उत्प्रेरित करते हैं, अंतिम इस बात पर निर्धारित होता है कि आप लीडर हैं या नहीं। मैं रंगकर्मी हूँ और 12 अगस्त 1992 से थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत का सूत्रपात करते हुए रंगकर्म कर रहा हूँ। यानी कि 1992 से आज तक 28 साल हो गए हैं और 28 साल से भारत के अलग अलग हिस्सों में और विश्व के अलग अलग हिस्सों में रंगकर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबका प्यार मिला है। जैसे लीडरशिप के बारे में भ्रांतियाँ होती हैं हमारे मन में, अरे वाह इसने बहुत बड़ा प्रभावित किया, लेकिन हम उसके लीडरशिप के ध्येय को भूल जाते हैं। वैसे ही रंगकर्म के बारे में भी हम सबके मन में भ्रांतियाँ हैं, सबके मन में एक अवधारणा है। उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं रीटा जी का भी स्वागत करता हूँ, सुनीता जी का भी स्वागत करता हूँ, माता सीता जी संस्था का भी स्वागत करता हूँ और आप सब अपना बीच बीच में अपना सवाल या अपनी राय देते रहिए। पवन कुमार भाई धन्यवाद, आपने कमेंट किया है कि गांधी जी एन इटर्नल लीडर। यस ही इज। तो रंगकर्म के बारे में भी ये प्रभाव रहता है कि भैया रंगकर्म जो है वो केवल नाचने गाने का हुनर है, यानी नाच गा के आप बस दिल बहलाते हो। दोस्तों, नाचना गाना और दिल बहलाना रंगकर्म का ध्येय नहीं है। जैसे इसका एक मैं आजकल चूंकि एक पेट्रोल में चूंकि आग लगी हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि कच्चे तेल को हम इसलिए नहीं निकालते हैं कि उससे एक सर्दी में मुंह फटने के लिए, होठ फटने के लिए एक जेली भी निकलती है। दरअसल हम कच्चा तेल इसलिए निकालते हैं कि वो उसका हम एक ईंधन के रूप में उपयोग करें, वो उसका मूल ध्येय है। उसी तरह से रंगकर्म का मूल ध्येय है मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया से जोड़ना। यानी कि प्रकृति ने जब हमको जन्म दिया, उस जन्म के बाद जब हमारे अंदर इंसान बनने का एहसास हुआ, वो इंसान बनने का एहसास कलात्मक है और उस प्रक्रिया को रंगकर्म उत्प्रेरित करता है। यानी कि वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो हम होमोसेपियन हैं, पर मनुष्य के आत्मचेतना ने उसमें बाकी प्राणियों से आगे विस्तार किया है और उस आत्मचेतना को जगाने का काम करता है रंगकर्म। यानी कि जो रंगकर्म आप में आत्मचेतना नहीं जगाता है और आपको हंसा के रुला के छोड़ देता है, तो फिर आप वो रंगकर्म नहीं देखते हैं, वो फिर आप कुछ और देखते हैं।
मैं रंगकर्म का इसलिए यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने राजनीतिक नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में जिनका उदाहरण दिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को सत्य बोलने का गुण एक नाटक देख करके मिला। यानी कि एक नाटक ने गांधी जी के मन में सत्य बोलने का भाव जगाया। तो हम 1992 से थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत के तहत इस तरह का रंगकर्म कर रहे हैं जो मनुष्य में मनुष्य बनने की चेतना जगाए। और मेरी अपेक्षा है कि ऐसा रंगकर्म हो जिससे कोई गांधी पैदा हो, जिससे कोई अंबेडकर पैदा हो, जिससे महात्मा बुद्ध पैदा हो, जिससे गुरु नानक पैदा हो। मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूं जब मैं रंगकर्म की बात कर रहा हूं। एक राजनीतिक नेतृत्व के बाद हम दूसरे नेतृत्व की बात करें, उनमें अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर मनुष्यों को अध्यात्म के नाम पर ठगा जाता है। जगह जगह प्रवचक खड़े हो जाते हैं, जगह जगह भ्रम पैदा किए जाते हैं, जगह जगह कथावाचक, जैसे भगवान राम की कथा पढ़ रहे हैं, कृष्ण की कथा पढ़ रहे हैं, तो कथावाचक राम से और कृष्ण से भी बड़े हो जाते हैं। और जब कथावाचक राम और कृष्ण से बड़े हो जाएं तो आप देख लीजिए विध्वंस तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे संविधान से बड़ा कोई प्रधान सेवक हो जाए तो उस देश का सत्यानाश होना अटल है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दूसरा, कुरीतियों को दूर करने वाला, समाज में समानता का भाव जगाने वाला हमारे पास एक और नेतृत्व है, गुरु नानक। जब भेदभाव छुआछूत चरम पे था तो हमारे गुरु नानक जी ने एक संगत एक पंगत, और आज भी आप देख लीजिए एक संगत एक पंगत कोरोना काल में कितना काम कर रही है। वही एक संस्थान है, गुरु नानक देव जी का शुरू किया हुआ वही एक संस्थान है जो आज सेवा भाव से मनुष्यता की सेवा कर रहा है, समाज को राह दिखा रहा है। अब मैं बात करूं एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की, कि मैं आपसे लाइव रूबरू पहुंच रहा हूं। आजकल हम सब इसको जब कहते हैं तो इसको एक नॉलेज युग कहते हैं। यानी कि 1992 के बाद जो दुनिया में एक युग है, जब आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो समय का, काल का विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज का युग जो 1992 के बाद खासकर हम जिसमें जी रहे हैं, उस युग को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन को आज हम नॉलेज इकोनॉमी भी कहते हैं। नॉलेज इकोनॉमी बहुत अच्छा शब्द है, नॉलेज इकोनॉमी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन क्या आज नॉलेज है? लेकिन क्या आज नॉलेज है? ये सवाल दो बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज तकनीक का बोलबाला है, और तकनीक में उन्हीं सूत्रों का उपयोग हो रहा है जो पहले से 1992 के पहले से विज्ञान ने सिद्ध किए हुए थे। यानी कि विज्ञान के उन पुराने सूत्रों का उपयोग करके आपने एक तकनीक विकसित की है, और वो तकनीक का उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं? वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन के सूत्र को आप अमल में ला सकें। आप ग्लोबलाइजेशन का सूत्र है खरीदो और बेचो, यानी कि सिर्फ वो काम करो जो आपको मुनाफा दे। और इस काम को करने के लिए दुनिया में दो बड़े मैं कहूँ लुटेरे मंच हैं, और वो लुटेरे मंच हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
1992 के बाद इन्होंने कहा कि हम दुनिया का विकास करेंगे और उस विकास के लिए हम दुनिया की सरकारों को आर्थिक मदद देंगे। ये सब जगह फैलाया गया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बढ़िया से उन्होंने शर्तें रखी। वो शर्तें रखी कि 1992 के पहले की सरकारें जो किसी भी देश में थी लोकतांत्रिक, उनका ध्येय था जन कल्याण। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कर्ज देने की शर्तों को जो रखा, उन शर्तों में पहली शर्त थी कि कोई भी सरकार जो हमसे कर्ज लेगी वो जन कल्याण के जितने कार्य हैं उनको बाय बाय टाटा करेगी, वो कार्य सरकार के नहीं है। इसी शर्त पर उन्होंने कर्ज दिया सरकारों को, और भारत सरकार ने भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन शर्तों को माना, जिसका पहला शिकार हुए हमारे किसान। मनमोहन सिंह सरकार से लेकर आज तक 5.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरफ भूमंडलीकरण ये कहता है कि हम दुनिया में खुशहाली लाएंगे, दुनिया का विकास करेंगे, दूसरी तरफ जो आज हमारे देश के प्रधान सेवक ने कहा कि हम 5 किलो गेहूं देंगे, 5 किलो चावल देंगे, सोचिए वो हमारा किसान नहीं उगाता तो 80 करोड़ लोगों को वो कैसे वो अनाज दे पाते। ये बात अलग है कि उन्होंने कहा कि मेरा नेतृत्व देश को इस रसातल में ले गया है कि 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं केवल 70 महीने में, और वो दाने दाने को मोहताज। खैर, ग्लोबलाइजेशन की बात में दूसरी बात ये थी कि हम कर्ज देंगे उन सरकारों को जो शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगी, यानी कि वो शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे। यानी कि हमारे संविधान के निर्माता ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी कि उन्होंने ये माना कि शिक्षा किसी भी देश के लिए आवश्यक है उसके आत्मनिर्भर होने में, और शिक्षा, कोई भी सरकार जब शिक्षा में खर्च नहीं करेगी तो उसकी संतानें, उसके युवा, उसके बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। आप के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सरकारी स्कूलों की हालत बेकार थी, आज भी देख लीजिए सरकारी स्कूलों में। तो आप एक आंकड़ा देख लीजिए, वो आंकड़ा ये है कि आज़ादी के बाद जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, राजीव गांधी को छोड़कर, वो अमूमन सब के सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए थे। यानी कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़े, चाहे 5वीं तक क्यों ना हो, फिर इंटायर पॉलिटिकल डिग्री अलग है, उस पर आप बहस करते रहते हो, लेकिन उनका योगदान है। और मनुष्य को मनुष्य बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको सवाल करना सिखाती है, शिक्षा ही है जो आपके विवेक को दिशा देती है। लेकिन हुआ क्या, 1992 के बाद से सरकारी स्कूलों में पैसा घटता गया सरकार का, सरकारी स्कूल बंद होते गए, और सरकार ने खरीदो और बेचो की नीति अपनाते हुए ये कहा कि जो शिक्षा खरीद सकता है वही शिक्षा पाएगा, और जो शिक्षा बेच सकता है वो स्कूल खोले। इसलिए आप देखिए ये प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई है। इस बिंदु को मैं आगे जोड़ता हूँ। तीसरी जो व्यवस्था है वो ग्लोबलाइजेशन के सूत्र में आती है कि कोई भी सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करेगी। और आप जानते हैं आज कि आज 30,000 के आसपास का आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का हमारे देश में बढ़ रहा है। ऐसे में ज़्यादातर जो कोरोना संक्रमित हमारे देशवासी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो सरकार से सवाल पूछते ही नहीं पूछते पता नहीं, लेकिन वो कोरोना संक्रमित आज सरकारी अस्पतालों में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आत्मनिर्भर देश बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने 70 महीने के कार्यकाल में एक भी अस्पताल बनाया हो तो मुझे बता दीजिए। और जो निजी अस्पताल हैं वो भी अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन उनका योगदान मनुष्य का जीवन बचाना कितना है या उनसे लाभ कमाना कितना है? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधान सेवक की इस बात को भी जानते हैं कि वो निजी अस्पताल इस अवसर को, इस चुनौती का अवसर भी बना रहे। पता नहीं क्यों। अब मैं वापस आता हूं रंगकर्म पर। रंगकर्म वो प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और इस प्रक्रिया में मूल गुण जो व्यक्ति के अंदर उभरते हैं वो गुण नेतृत्व के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छुट्टियों में स्कूलों में आजकल ज़्यादातर नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। उसमें 10 दिन 5 दिन की कार्यशालाओं में या नाटक में भाग लेने के बाद, या आपका भी अपना निजी अनुभव रहा होगा, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। यानी कि आप थोड़ा निडर होकर बात करते हैं, आपका क्राउड फियर चला जाता है, आप अपनी बात को मजबूती से रख पाते हैं। मित्रों, ये रंगकर्म के अनुभव की छोटी सी वानगी भर है, यानी कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं ये कहता हूं कि रंगकर्म आप में मात्र कॉन्फिडेंस नहीं जगाता, बल्कि आपके कॉन्साइंस को जगाता है। यानी कि आत्मविश्वास ही नहीं, आपके विवेक को जागरूक करता है, आपके विचार को विवेक की धार पर तपाता है, आपके विचार को निज से निकाल के सार्वभौमिक बनाता है। ये कला की प्रमुख भूमिका है। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं राजनीतिक नेतृत्व पे भी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मित्र ने कहा है कि विनोबा भावे जी, वो तो पूरा गांधी का स्कूल है। और गांधी की ये मैं आपके टिप्पणियों पे जवाब दे रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा रंगकर्म पे। बहुत बढ़िया राजनारायण जी, आपने जो टिप्पणी की है सही बात है। सरकारी शिक्षक सिर्फ वेतन लेने स्कूल जाते हैं, सही बात है। वो वेतन लेने स्कूल तब तक जाएंगे जब तक हम सवाल पूछने वालों के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जब हम वहाँ संघर्ष नहीं करेंगे। देखिए, सरकार चुनना ही हमारा काम नहीं है। सरकारी तंत्र से सवाल पूछकर लगातार निगरानी रखना और उनको ये याद दिलाते रहना कि हम संविधान के दिए हुए अधिकार से इस देश के मालिक हैं। और जब तक जनता ये सवाल नहीं करती सरकारी तंत्र से, तो राज नारायण जी, हम केवल एक भेड़ तंत्र की भीड़ भर हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरी आवाज़ शायद आप सुन रहे होंगे। फेसबुक पे मैं लाइव वापस आपके पास रहूँगा थोड़ी देर में। आप साथ बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ये वाईफाई का प्रयोग है। तब तक आपके बहुत बढ़िया से सवाल भी आ रहे हैं जिन पे मैं एक एक बात करूंगा आपसे। आपकी अनुमति हो तो मैं इस वीडियो को एंड करके फिर से जुड़ जाऊं। कोई मुझे मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मुझे कमेंट करें। ओके, राम मोहन राय जी ने कहा है कि मेरा चित्र और आवाज़ स्पष्ट है, तो मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ।
हालांकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, आपका देखना अवश्य है। तो मैं बात कर रहा था कि जब तक हम देखिए लोकतंत्र में बड़ी एक बात यह है कि हम मताधिकार का उपयोग करते हैं, लेकिन लेकिन हम मतदान करते हैं, मत अधिकार का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि मत अधिकार में ये शामिल है कि आप सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे। मैं जानता हूं कि आज सरकार से सवाल पूछने का मतलब है कि आप जो है वो एफआईआर को निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी एक और बात कही कि आपने सरकारी शिक्षक सबसे अच्छा रंगकर्मी है। ये एक आपका व्यंग भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रंगकर्मी और रंगकर्म की व्याख्या आप साफ कर लीजिए पहले सारे मित्र। आज रंगकर्म झूठ को सत्यनिष्ठ होकर बोलता है, ये आप ध्यान रखिए। रंगकर्म वो रंगकर्म वो विधा है जो झूठ को सत्यनिष्ठ होकर बोलते हैं सत्य के लिए। इसको आप अपनी किताबों में पढ़ी हुई इस अवधारणा को खारिज कर लीजिए। थिएटर ऑफ रेलेवेंस के नाट्य सिद्धांत ये बात करता है साफ कि शेक्सपियर के उस द्वंद्व को आप समझिए। शेक्सपियर ने कहा था द वर्ल्ड इज ए स्टेज। हो सकता है उन्होंने अपने दुख में कहा हो सकता है एक व्यंग में कहा हो, लेकिन जीवन और रंग कर्म के फर्क को आप समझिए। आप किसी के पुत्र हैं जीवन में, तो आप वो नाटक नहीं कर रहे हैं, आप नाटक में पुत्र नहीं हैं। और यही व्याख्या जो है वो थिएटर ऑफ रेलेवेंस ने स्पष्ट की है। थिएटर ऑफ रेलेवेंस ने स्पष्ट किया है कि जो अपने आप घटित होता है वो जीवन है, वो प्रकृति है, लेकिन जो सोच समझ कर घटित किया जाए वो रंगकर्म है, जिसका आधार जीवन होता है। और वो रंग कर्म इसलिए किया जाता है ताकि आप मनुष्य को आईना दिखाते रहें कि मनुष्य किस दिशा में जा रहा है। तो राजनारायण मित्र जी के इस सवाल पर मैंने ये बात कही है। बाकी भी जान लें कि रंग कर्म जानबूझकर बोला गया झूठ है, लेकिन वो झूठ सत्यनिष्ठ होकर बोला जाता है ताकि आप सत्य का एहसास करें, आप अपने सत्य से जुड़ें। और जो रंगकर्मी उतना ही सात्विक है जो अपनी रूह को उस सत्य से जोड़ देता है। अब मैं सही बात कहा, रीटा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप दूसरों से सवाल पूछने का क्या हक रखते हैं। लेकिन मैं इस खरीदो और बेचने के तकनीक युग में नैतिकता जो एक बात है, या आप कह लीजिए आजकल एक कहावत है मैनेजमेंट स्कूलों में, आज से 4-5 साल पहले तक ये पढ़ाया जाता था, और बड़े बड़े लैपटॉप लेकर के हमारे मैनेजमेंट के युवा जो लाखों का पैकेज लेते थे और जो सिलिकॉन वैली में चिप लगा करके बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ज्ञान मत दे यार। ज्ञान मत दे यार मतलब हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि आप केवल स्किल पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप बढ़ई बन जाइए, बढ़ई का हुनर सीख लीजिए। तो बढ़ई का हुनर आपको निर्णय के लायक नहीं बनाता है। यही वजह है कि वो कहते हैं कि पकोड़ा तलिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल करें, वो नहीं चाहते कि आप विचार करें। नेतृत्व का सबसे बड़ा काम है विचार करना। और जब ये जुमला चलाया गया कि ज्ञान मत दे यार, तो ज्ञान खत्म हो गया। मेरे मित्र धनंजय ने से कल मेरे बात हो रही थी, वो थोड़ी देर पहले मेरे व्यक्तिगत पेज पे लाइव भी थे। उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि मित्र आज हम तकनीक से पूरे विश्व में अवतरित हैं। बिल्कुल सही बात है,
लेकिन ये तकनीक को डेवलप करने के लिए क्या विज्ञान का कोई नया फार्मूला निकाला गया, या 1992 के पहले के जो फार्मूले थे उन्हीं का उपयोग किया गया? और आज मैं अगर सर्वे कर लूं तो वैज्ञानिकों के नाम आप कितने बता पाएंगे? जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, लाइट का किसने किया, बल्ब का किसने किया, इवन टीवी का किसने किया, पता नहीं। और वो साइंस के कौन से वैज्ञानिक सूत्र पे आधारित है? पर मैं आज अगर आपसे सवाल करूं कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो कौन सी कंपनी का है, तो आप बिल्कुल केबीसी वाले जवाब देंगे और 7 करोड़ जीत कर ज्ञान से कुबेर बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि ऐसे कार्यक्रम जो है इस संचार माध्यम ने हमारे पर लाद दिए गए, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे करके आपको कहा, भावनात्मक तड़का लगा के किसी खखाड़ते व्यक्तित्व ने, कि ज्ञान से आप महान बन सकते हैं। आप मेरा दर्द समझ रहे होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चूंकि वो मेरे विषय का संदर्भ है, ये संचार माध्यम का दुरुपयोग है। आज मेरे मित्र धनंजय का मैं फिर उल्लेख करूं कि उन्होंने एक वरवर राव कवि के ऊपर लिखते हुए उन्होंने कहा, देश में 1600 चैनल है, यानी कि संचार इतना पावरफुल है, लेकिन उसकी विषय वस्तु नदारत है। क्यों? क्योंकि मैं बीच में इसलिए हंस रहा हूं कि रीटा जी ने कहा नोट छापो ज्ञान है सर। नहीं, नोट छापो ज्ञान होता तो नोट छापने वाले हमारे प्यारे किसान का उपजा हुआ अनाज नहीं खाते। इस बात को समझिए। मैं मान रहा हूं, आपका व्यंग भी समझ रहा हूं, आपका कमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये कह दूं कि खरीदो और बेचो का सूत्र मानने वाले ज्ञानी हो ही नहीं सकते। वो विध्वंस के साथ खड़े। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य अपने आप को बेचना और खरीदना शुरू कर दे तो ये सभ्यता का अंत है। ये ज्ञान नहीं, ये विकार की पराकाष्ठा है और ये मनुष्य का विध्वंस है। ज्ञान वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। पुनः लौटता हूं लीडरशिप के विषय पर, फिर मैं आप स्कूलों पे भी आऊंगा। लीडरशिप में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु होता है विजन, यानी कि दृष्टि। जो व्यक्ति आपको अपने नाच, गाने, हुनर जिससे भी प्रभावित कर ले, वो आपको अपने प्रभाव से कंज्यूम कर ले, वो अपने प्रभाव से आपको अंधभक्त बना ले, लेकिन जो आप में दृष्टि निर्माण नहीं कर पाए, वो नेता नहीं है, उसके अंदर नेतृत्व कौशल्य नहीं है। ये आप जान लीजिए। और यही काम जब हम रंगकर्म करना शुरू करते हैं तो रंगकर्म सबसे पहले आपको वो दृष्टि देना सिखाता है। मैं जानता हूं इस देश में रंगकर्म के कई प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे राजनीति के कई प्रशिक्षण संस्थान हैं, कई परिवार हैं राजनीति के जो है तो राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन, लेकिन काम करते हैं विकारग्रस्त राजनीतिक नेतृत्व बनाने का। उसी तरह से ड्रामा सिखाने के नाम पर भी कई स्कूल हैं जो आपको केवल बढ़ई बनाना सिखाते हैं और सवाल पूछने पर आपको डांटते हैं कि एक्टर का काम सवाल पूछना नहीं होता, जो लिखा उसको कर दीजिए। और उसमें भी एक महावेदना है कि जैसे आजकल राजनीति में दलाल उतर आए हैं ना, वैसे ही रंगकर्म में भी एक दलाल उतर आए हैं। ज़्यादातर, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा, मेरे ज़्यादातर रंगकर्मी मित्र इस बात से नाराज ना हो। वो दलाल को हम आजकल डायरेक्टर कहते हैं, निर्देशक कहते हैं। वो निर्देशक कहता है कि वो सबसे पहले लेखक की हत्या करता है
वो लेखक के कंटेंट को रीडिजाइन करने के नाम पर एक बेचने और खरीदने की वस्तु बना देता है। और उसमें अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री सवाल पूछ ले तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि सवाल पूछने को राजनीति मानते हैं। धिक्कार है ऐसे रंगकर्म के सिखाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों पर। धिक्कार है उनको ये समझनी है मौलिक बात कि जब व्यक्ति की आत्मा चेतना जागृत होगी तो चेतना जागृत होना निर्णायक रूप है, उसका निर्णायक स्वरूप है, और ये निर्णायक स्वरूप राजनीतिक पक्ष है। आप देख रहे होंगे मेरे साथ, मेरा एक नाटक है राजगति, उसका संभवतः पोस्टर आपको दिख रहा हो। तो हमारे हिसाब से राजनीति मनुष्य को और उसके कल्याणकारी नीतियों में सबसे पवित्र नीति है। क्यों? क्योंकि आपको आप भगवान को माने ना माने, प्रकृति को माने, आप आस्तिक हो, एथिस्ट हो, लेकिन कोई भी आपके जीवन को एक सुखी बनाएगा या आपके कष्टों का निवारण होगा, वो व्यवस्थागत तरीके से होगा। और उस व्यवस्था का संचालन, नीति निर्धारण राजनीति की सत्ता करती है। यानी कि राजनीति का एक पक्ष है वो। यानी मैं इसको संपूर्ण में कहूं कि राजगति है, और राजगति के 4 बिंदु हैं। एक है सत्ता, जो उसका बहुत आजकल घिनौना पक्ष है, जिससे हम आप सब दुखी हैं। और सत्ता पक्ष के घिनौने आयाम से दुखी होने को हम ये मान लेते हैं कि राजनीति गंदी है। नहीं, सत्ता गंदी है। सत्ता का तख्त जो आज गंदा हो गया है, जो आज झूठ तंत्र हो गया है, उसको हमें सत्य का तख्त बनाना है। और ये उस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, ये उसको अधिकार देने वाले 132 करोड़ लोग बनाएंगे। हर 132 करोड़ जब सवाल पूछेगा तो वो सत्य का तख्त बनेगा। यही गुरु नानक देव जी ने कहा था, इसीलिए हम उसको तख्त कहते हैं, जहां से एक संगत, एक पंगत उत्प्रेरित होती है। दूसरा राजगति का पक्ष है व्यवस्था। हम सब एक व्यवस्था में रहते हैं, और उस व्यवस्था का मैला, उस व्यवस्था का कूड़ा, उस व्यवस्था का मवाद हम सब में गहरे तक फैला है। मैं बात कर रहा हूँ इसी भारत देश में राम और कृष्ण भी हुए, और आज कोई भी भारतीय जनमानस का अधिनायक है, नेतृत्व करता है जनमानस का भारतीय, वो 2 ही नायक हैं, उनका नाम है राम और कृष्ण। लेकिन हमारी व्यवस्था क्या राम और कृष्ण के मूल्यों का अनुकरण करती है? तीसरा राजगति का पक्ष है राजनीतिक चरित्र। जैसे हमारा आध्यात्मिक चरित्र है, कलात्मक चरित्र है, वैसे ही राजनीतिक चरित्र बहुत जरूरी है। और ये राजनीतिक चरित्र हमने 1857 के संघर्ष के बाद से 1947 तक गढ़ा। हमारा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक चरित्र को घड़ने का महत्वपूर्ण सराहनीय उदाहरण है। और चौथा है राजगति का आयाम राजनीति, जो इन तीनों बिंदुओं को संचालित करती है। उसी तरह से रंगकर्म में सबसे पहले आपकी दृष्टि को उत्प्रेरित किया जाता है। आपके अंदर वो समग्रता जागती है जब आप देखना सीखते हैं। जैसे इसके सामान्य उदाहरण हम लें तो हमारी आंख है, जिसको हम दृष्टि भी कहते हैं। लेकिन आंख देखती है, आंख को क्या देखना है, आंख वो क्यों देखती है, आंख उस देखने के विस्तार को कैसे बढ़ा सकती है, ये हमारी चेतना है। और रंगकर्म एक चैतन्य प्रक्रिया है। दूसरा हमारे लीडरशिप का
दूसरा हमारी लीडरशिप का कार्य है कि दृष्टि से सबको जोड़ना, यानी कि फर्स्ट इज विजन, सेकंड इज अलाइनिंग विद द विजन। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा काम किया, वो ये किया कि वो महात्मा गांधी जी के पहले राजनीति से जनता नहीं जुड़ी हुई थी, यानी कि राजा महाराजाओं को ही वो अंतिम सत्य मान के बैठी थी। गांधी जी ने राजनीति से भारत के जनमानस को जोड़ा। तीसरा नेतृत्व का सबसे बड़ा काम है कि उसको क्रियान्वित करना, यानी कि लीडरशिप के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला विजन, दूसरा अलाइनिंग विद द विजन, और तीसरा उसका एग्जीक्यूशन, यानी कथनी और करनी। और यही बात थिएटर में है। आप एक दृष्टि को साधते हैं, उस दृष्टि को सबसे जोड़ते हैं और फिर उस दृष्टि को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस जब तक आपका उस दृष्टि से के अनुकूल नहीं होगा, तब तक आपके अंदर और आपके कर्म के अंदर गैप रहेगा। यानी कि दृष्टि का मतलब होता है विचार। माफ कीजिएगा, आज का जो परिवार है और उसका जो झूठ तंत्र है वो विचार नहीं है, वो विकार है। तो विचार और विकार के फर्क को आप स्पष्ट रखिएगा। विचार में सब समाहित होते हैं। विचार में त्याग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नैतिक बल है। यानी हम महात्मा बुद्ध का उदाहरण दें तो वहाँ त्याग है, हम गुरु नानक जी की बात करें तो वहाँ त्याग है, हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो वहाँ त्याग है। चाहे अन्न त्याग हो, चाहे मौन साधना हो, चाहे पद से त्याग पत्र देना हो। लेकिन आज के युग में हम त्याग नहीं, बस कब्जा करना चाहते हैं, हमारा वर्चस्व पैदा करना चाहते हैं। मैं थोड़ी बात स्कूलों की भी करूं। आज निजीकरण के युग में हर कोने पर एक स्कूल है। बड़े मज़ेदार, आप देखिए, स्कूल का नाम होगा फलाना फलाना इंटरनेशनल, यानी कि जो लेफ्ट ओरिएंटेड है उसका नाम कुछ और होगा, जो राइट ओरिएंटेड है तो वहाँ ज़्यादातर स्कूलों का नाम जो है स्वामी विवेकानंद से शुरू होता है, ज़्यादातर। और भी हैं ऑक्सफोर्ड, जो कि विलायती नामों से या पाश्चात्य के नामों से होता है। पवन कुमार आर्यन जी का एक सवाल है, मैं स्कूलों पे आऊँगा। वो लिखते हैं कि क्या कारण है कि आज के काफ़ी रंगकर्मियों पर एकाएक धार्मिक कुंठता का रंग चढ़ गया है। पवन जी, क्या होता है ना कि कई आप देख रहे हैं ऐसा एक पॉलिटिकल राजनेतृत्व का, राजनेताओं का एक युग है आज जो विकार से जुड़ा हुआ है। वो एक हमारे प्राणी होते हैं जिसको आप जानते हैं, गिरगिट। तो वो अपनी अनुकूलता के लिए, अपने सरवाइव के लिए रंग बदलते हैं। तो रंग बदलना आपको रंगकर्मी नहीं बना देता। रंग कर्म की भी व्याख्या आप समझ लीजिए। रंग, जैसे मैं आपको कहूँ, आप चाहे तो कमेंट में आप बात कर सकते हैं। वो ये है कि लाल रंग का क्या मतलब है, कोई लिखे तो लाल रंग का क्या मतलब। उसी तरह से कोई लिखे सफ़ेद रंग का क्या मतलब। उसी तरह से कोई लिखे उत्तर दे नीले रंग का क्या मतलब, या हरे रंग का क्या मतलब। किसी साथी ने लिखा, तो देखिए आपके जवाबों का इंतजार है। तो मैं कहूँ लाल रंग का एक मतलब है प्रेम, लाल रंग का एक मतलब है
विद्रोह, लाल रंग या सफेद रंग के लाल रंग का मतलब है प्यार, सही कहा स्मृति ने। उसी तरह से जैसे रंग देखकर नोइंगली अननोइंगली, यानी चेतन या अवचेतन से आपके मन में एक तस्वीर बनती है, उसी तरह से रंग का मतलब है विचार। और जो कर्म विचार विहीन हो और केवल प्रदर्शन के लिए हो, केवल हुनर से संचालित हो, वो रंग कर्म नहीं है। रंग कर्म का मतलब है विचारों का कर्म, और विचार आत्म उत्प्रेरित होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो बार बार रंग बदलते हैं और कुंठाग्रस्त होते हैं, तो कुंठाग्रस्त तो रंगकर्मी हो ही नहीं सकता। जो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता और कुंठाओं में जूझ रहा है, वो रंगकर्मी कहाँ होगा। रंग कर्म तो इतना सशक्त है कि हरेक की कुंठाओं का गुबार निकालता है, इसलिए तो रंग कर्म है। क्योंकि व्यवस्था के प्रति आपको बहुत सारी शिकायतें हो सकती है। व्यवस्था या राजनीतिक सत्ता नीतियां बना सकती है, व्यवस्था उसकी सहूलियत कर सकती है, तंत्र बना सकती है, लेकिन आपको इंसान को इंसान नहीं बना सकती। इसलिए उसका खूबसूरत पक्ष है कला, रंगकर्म। मैं बात कर रहा था स्कूलों की। एक आज से 10 साल 15 साल पहले मैंने शिक्षा पर और रंगकर्म पर एक विशेष कार्य किया। रंगकर्म वहां तक लेके गए, तो मैंने स्कूल वालों से पूछा आपके स्कूल का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा फला फला इंटरनेशनल। क्योंकि मुझे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी है, वहाँ के स्कूलों में भी काम करने का मौका मिला है। मेरे कई नाटक वहाँ के स्कूलों में दिखाए भी गए, पढ़ाए भी गए, हम स्वयं भी वहाँ जाकर के प्रदर्शन किए। और जैसे सन 2000 में एक नाटक था हमारा B7, फिर विश्वदाई वर्ल्ड, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, इस तरह के कई बार कई नाटक और मैंने स्वयं कार्यशालाएं ली। तो उन अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में मैं रहा हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा आपका स्कूल अंतर्राष्ट्रीय है? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि अच्छा आप बताइए कितने देशों का सिलेबस आप पढ़ाते हैं? तो मेरा सवाल देख के मुझे ऐसे देखने लगे। मैंने तुरंत पूछा कि आप कितने देशों का सिलेबस पढ़ाते हैं अपने स्कूल में? तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारे ही देश का सिलेबस पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा जब आप अपने ही देश का सिलेबस पढ़ाते हो, चाहे वो CBSE का हो चाहे कोई और हो, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कैसे होगा? उसका जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा कि फिर उन्होंने कहा देखिए हमारी जो यूनिफॉर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय है। मैंने कहा कि आपको पता है कि यूरोप जैसे डेवलप्ड स्कूल कॉन्टिनेंट में या यूरोप जैसे विकसित देशों में जहाँ का पेडागोगी बहुत दुनिया में प्रचलित है, वहाँ के स्कूलों में भी ज़्यादातर 99% 95% बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं होती है। मतलब आप देखिए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के नाम पर आपको प्रोडक्ट बेचे, यानी कि यूनिफॉर्म बेचा, आपको किताबों का पैकेज बेचा, आपको पिकनिक और बाहर घुमाने का पैकेज बेचा, आपको कंप्यूटर डिजिटल एजुकेशन के नाम पर कंप्यूटर बेचा। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा, IMF ने कहा अपने देश में ज्ञान को विकसित नहीं होने दो, विचार को कुंद होने दो, शिक्षा पर पैसा खर्च मत करो, शिक्षा को मुनाफाखोरों के हाथों बेच दो, वो बेचने में प्रोडक्ट बेचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय या निजी स्कूलों में माँ बाप क्या करते हैं? किस बात की फीस देते हैं? ज्ञान की। तो विचार कीजिए
वो फीस देते हैं पुस्तकों के पैकेज की, फीस देते हैं डिजिटल एजुकेशन की, फीस देते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भ्रमण की। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और इस मोनोपोली में वो बंधुआ मजदूर होते हैं। आज जब कोरोना काल में शिक्षा स्कूल बंद है तो भी प्राइवेट स्कूल शिक्षा बेच रहे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं फीस भेजिए, और वो डिजिटल लेसन्स में जूम के थ्रू स्विमिंग करना सिखा रहे हैं बच्चों को। अब वो बच्चे जूम पर ही स्विमिंग करेंगे? मित्रों समझिए, 1992 के बाद से शिक्षा खत्म हो गई। रोबोट बनाना शिक्षा नहीं है, आप समझिए। ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, 1992 के बाद से एक मौलिक वैज्ञानिक सूत्र बता दीजिए। और आज आप जो टीके के पीछे घूम रहे हैं ना, वैक्सीन आ जाए, दवा आ जाए कोरोना की, वो नतीजा वही है कि सारे वैज्ञानिक तो लगे थे तकनीक खोजने के पीछे। मौलिक रूप से प्रकृति को लूटने की प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन, और जिसमें शिक्षा खरीदने वाले रोबोट। बड़ा दुख होता है, कल ही परसों कोई रिजल्ट घोषित हुआ सीबीएसई का या फलाना, जिसमें पढ़े लिखे माँ बाप जो कहते हैं, मैं उनको पढ़े लिखे अनपढ़ कहता हूँ, वो बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि मेरे बच्चों ने 98% लिया। कुछ बड़े प्रगतिशील पत्रकार भी अपने आप को फलाने फलाने उन्होंने किया। कुछ महिला क्रांति के आंदोलनकारी भी लड़कियों की तस्वीरें डाल रहे हैं। मुझे बताइए ना, 99% ले लिए, पर मुझे बताइए कौन सा एक आविष्कार किया, कौन सी एक वैचारिक बात की? इन 99% लेने वाले छात्रों ने कितने पत्र लिखे अपनी सरकार को, कितने सवाल उठाए? तो सवाल आपका स्वयं का नेतृत्व करते हैं। मुझे लगता है कि अब अमूमन 40 मिनट होने को आए हैं, उससे ज़्यादा का समय हो गया। मुझे लगता है 12:20-22 पे मैं आपसे लाइव हुआ था। 6 मिनट बचे 1 घंटा होने में। आप सब अपने सवाल और पूछिए। यस, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, यस, क्योंकि जो सरकारें, पवन कुमार आर्यन जी ने लिखा है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, क्योंकि ये हमने 2013 में ये नाटक वैश्विक स्तर पर खेला था। क्योंकि जो सरकारें अपने नागरिकों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा सकती हैं, क्या उनको इस देश में सत्ता पे बने रहने का हक है? सोचिए, पानी पैदा होता है क्या? पानी को कोई पैदा करता है क्या? वैसे सोचने को तो बहुत है। कोयले को कोई पैदा नहीं करता, फिर भी हमारे कोयले की खदानें जो है वो नीलाम कर दी गई। किसी एक वामपंथी सत्ता वाले भारतीय राज्य में, मुझे बड़ा दुख है, एक हथनी की मृत्यु हुई। किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होनी है, लेकिन हमारे आईटी सेल ने उसमें भावनाओं का इतना छोंक लगाया कि हथनी की जल समाधि पर पूरा देश उमड़ पड़ा। पर यही पढ़ा लिखा विचारशील देश उन 12 करोड़ पैदल चलते हुए मजदूर, जिन्होंने इस वर्तमान सत्य के जगमगाते हुए पाखंड को अपने पांव से 2000 किलोमीटर चलते हुए लहूलुहान पैरों से उन हाईवे विकास के विध्वंस के हाईवों को रंग से रंग दिया। कितने लोगों ने आवाज उठाई। वो माँ जो मीलों पैदल चली और रास्ते पे अपने बच्चे को जन्म दिया, और तुरंत उस बच्चे को जन्म देते हुए लहूलुहान अपने घर की तरफ निकल पड़ी। वो जो आज करीब करीब 20 से 25 हजार कोरोना से अपनी जान इस देश के नाम पर गवा चुके हैं, उनके बारे में कौन याद करता है? कहाँ है वो महानायक? मैं पूछता हूँ, कहाँ वो
रोबोट? कहाँ है वो अंधभक्त जो सिनेमा में बैठकर ताली और थाली बजा रहे थे? कहाँ है वो लोग जिनका खून नहीं खोलता? आज 10 लाख के ऊपर कोरोना संक्रमित देशवासी हैं। क्या वो किसी राजनीतिक पक्ष के व्यक्ति हैं? वो भी इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। उनके बारे में कोई नहीं बोलता। जब 500 के आसपास देश में कोरोना संक्रमित थे तो किसी ने इस देश को बंद कर दिया। हाँ, वाकई एक 70 साल में पहली बार हुआ कि देश को बंद कर दिया और वाहवाही कहलाई। और बताइए, क्या ये पढ़ा लिखा वर्ग है जो अपने घर की लाइटें बंद करके, जलती हुई लाइटें बंद करके दिया जलाता है? सो साथियों, ये पाखंड है और ये संचार माध्यम इसी पाखंड का नमूना है। ये आज ज्ञान कम, सत्य की आवाज कम, विवेक कम, विचार कम, पाखंड का व्यापक रूप बन चुका है। लेकिन मैं ये बात कहते हुए आपसे निराश नहीं हूं। जब आपके मन में ये सवाल आते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका आज आसपास का जो माहौल है, जैसे मैंने एक बात कही थी, जब मनमोहन सरकार के खिलाफ एक विवेकानंद इंटरनेशनल एक साजिश कर रहा था और जब इस देश का बौद्धिक वर्ग किसी अन्ना हजारे के अर्ध सत्य को नहीं समझ पाया था, मुझे बड़ा दुख है। मुझे बड़ा दुख है कि एक देश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हुई। उस षड्यंत्र का केवल एक ही मकसद था कि मनमोहन सिंह की सरकार की छवि को मलिन किया जाए, और वही हुआ। कोई के बिना डंडे के मुख्यमंत्री बन गए किसी एक प्रदेश के। लेकिन हुआ क्या? इसका मतलब मैं कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं। मेरे 28 साल के रंगकर्म में सबसे ज्यादा मैंने कांग्रेस की आलोचना की है, कांग्रेस के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि रंगकर्म ही वही है, कलाकार वही है जो सत्ता से सवाल पूछता है। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, और रंगकर्मी किसी पक्ष का हो जाए वो रंगकर्मी नहीं रहेगा, क्योंकि सत्ता हमेशा कलाकारों से डरती है। इस बात को याद रखिए, हमेशा याद रखिए। चाहे वो वाम हो, चाहे वो दाम हो, चाहे वो दंड हो, चाहे वो दक्षिण हो, कोई भी सत्ता पक्ष हो, वो हमेशा कलाकारों से डरता है। तो एक कलाकार के नाते सबसे पहले जब 1992 में हमारे देश में 6 दिसंबर को जो हुआ, उसका विरोध करने वाले हम थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार से। इस बच्चों को स्कूल में बाल मजदूरी के तहत बाल मजदूरी की प्रथा का भयंकर प्रकोप था। महिलाओं की हत्या, उत्पीड़न चरम पर था। देश में बेरोजगारी थी, सड़कों का निर्माण नहीं था। ऐसे समय में हमने कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाई। बल्कि हमने तो ये कहा, बाल मजदूरी के विषय में हमने कांग्रेस के मंत्रियों तक, केंद्र के मंत्रियों तक सरेआम सवाल पूछा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि मैं देशद्रोही हूं। सीना शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात की है कि एक दांडी यात्रा का युग था, अब पाखंडी यात्रा का युग चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं बता दूं कि 12 करोड़ मजदूरों ने उस दांडी यात्रा का इतिहास दोहरा दिया है। इसलिए आप देखिए, हर जगह सत्ता खंड खंड हो रही है, उसके षड्यंत्र खंड खंड हो रहे हैं। तो युग को बदलता है विचार, युग को लूटती है मात्र तकनीक। मात्र तकनीक आपको रोबोट बना सकती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। तकनीक का व्यापक संचार हुआ, लेकिन लिखने वालों पर आईटी सेल ने ट्रोल किया। वो लिखने वाले कौन थे?
भद्दी भद्दी गालियां लिखने वाला कोई पढ़ा लिखा है क्या? लेकिन उनकी इस विक्षिप्त मानसिकता को इस तकनीक ने हमारे सामने कर दिया। सही कहा सुज्ञान भाई मोदी, सत्य, विवेक, विचार, यही तो शिक्षा है, यही नेतृत्व है। और जो शिक्षा आपके अंदर ये भाव नहीं जगाती, ये नैतिक बल नहीं जगाती, वो शिक्षा नहीं है। वो फिर आपको जिसको मैं कहूँ कि लिटरेसी और शिक्षा में फ़र्क होता है। कोई सवाल आप पूछना चाहें, कोई आप कहना चाहें? धन्यवाद रीटा जी, आपकी वाणी आपका आईना है, बहुत खूब। और मुझे अच्छा लगेगा आप सबके साथ रंगकर्म करते हुए, थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांतों से रूबरू करते हुए, नित्य नूतन के सभी मित्रों के साथ। और एक अच्छा संयोग है ये, और बड़ा अच्छा मैं ये कह दूँ, ये भी एक बात कि हमारी साथी हैं स्मृति राज। साथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप का नेतृत्व कर रही है, और अपने आप का नेतृत्व करते हुए भारत की भूमि को समझ रही है, जैसे नेहरू ने समझा रहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू ने लिखा था। अब चूंकि मैंने नेहरू का नाम लिया है तो इसलिए मैं बहुत कोई नेहरू प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मैं नेहरू को खारिज करने के लिए खारिज भी नहीं करता हूँ। उसी तरह से खास हमारी जो थिएटर ऑफ रेलेवेंस के अभ्यासकों की टीम है, उसमें से एक परफॉर्मिंग टीम है जो कला और कला के कर्म को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उसमें राजगति नाटक का मैंने वर्णन किया, उसमें गर्भ नाटक का वर्णन कर रहा हूँ मैं, उसमें अनहर्ड साउंड्स, अनहद नाद, उसमें महिलाओं की सक्षमता और क्रांति की बात मैं कर रहा हूँ, न्याय के भौर में भौरी, मैं औरत हूँ। ऐसे तमाम सजग प्रतिबद्ध कलाकारों की टीम है जो 30 साल से थिएटर ऑफ रेलेवेंस पे जिंदा है, थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत पर जीवन निर्वाह कर रही है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हम किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट जगत का फंड नहीं लेते। मैं दोहरा दूँ, किसी की भी, इवन किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग हमको नहीं है। हमारा आधार है जन मानस, यानी कि हम जन सहभागिता से जिंदा हैं, और यही हमारा रेलेवेंस है। जब तक हम जन के मुद्दों की बात करेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। हमारा ये विश्वास है कि जो भी जनता के हित के लिए काम करता है, यहाँ जनता हित केवल बोलने के लिए नहीं है, मैं जनहित की बात, मनुष्यता के हित की बात कह रहा हूँ, तो मैं सामने रख रहा हूँ गांधी जी, सामने रख रहा हूँ महात्मा बुद्ध, सामने रख रहा हूँ अंबेडकर, सामने रख रहा हूँ हिंसा को छोड़कर कार्ल मार्क्स के तत्व, सामने रख रहा हूँ मैं गुरु नानक जी, सामने रख रहा हूँ मैं सावित्रीबाई फुले, सामने रख रहा हूँ मैं महात्मा फुले, सामने रख रहा हूँ मैं वो जन कवि, सामने रख रहा हूँ मैं कबीर, सामने रख रहा हूँ मैं महाराष्ट्र की बहुत जन कवि बहना बाई। ये तमाम उदाहरण है। सामने रख रहा हूँ मैं, आजकल गांधी के चश्मों को लगाकर स्वच्छता अभियान हो रहा है, और जब ये स्वच्छता अभियान का जुमला चलाया गया तो मैंने कहा था ये सांस्कृतिक क्लींजिंग है, यानी एक वर्ग विशेष का नरसंहार है। महाराष्ट्र में संत गाडगे महाराज हुए, उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया था। लेकिन मैं ये भी बता दूं, कईयों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, भूखे भजन न होए गोपाला। तो मैं पेट भरने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि भजन वही करता है जो भूखा होता है। भरा पेट भजन नहीं करता, भरा पेट सरकारें खरीदता है।
भरे पेट वाले कलाकार कोई रंग ग्रह नहीं बनाते, वो आईपीएल खरीदते हैं। भरे पेट वाले रंगकर्म संस्थान से प्रशिक्षित लोग कोई एक्टिंग स्टूडियो खोलते हैं, रंग कार्यशाला नहीं लगाते। किसी झूठे व्यक्ति के अंधभक्त होते हैं, सत्य की बात नहीं करते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम जी भारतीय कला बिंब है शिव, और शिव अपने कंठ में समाहित करता है विष। वैसे ही मानवीय विष को अपनी कला से समाहित करता है रंगकर्मी और रंगकर्म। उम्मीद है हम अपने इस कर्म में आगे बढ़ते रहेंगे और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। राम मोहन राय जी ने कहा 9% तक अंक कोई भी, हाँ समझ गए राम मोहन राय जी, यही शिक्षा का दुर्भाग्य है कि आज, और दुर्भाग्य क्या है, यही तो ग्लोबलाइजेशन है जो हमेशा अंकों की बात करता है और अंक अपने आप में निरर्थक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब विवेक मर जाए, जो बहुमत की भीड़ संसद का सत्यानाश कर देती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, 370 है इसलिए कश्मीर में हिंसा है, वो 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। एक राष्ट्रभक्त के मुंह से सवाल नहीं निकलता है। समझिए, अंक गणित लोकतंत्र की कमजोरी है, बहुमत लोकतंत्र की कमजोरी है। लेकिन जब बहुमत विवेक और विचार से संचालित नहीं हो तो वो भीड़ होती है, और भीड़ हमेशा विध्वंस करती है। अफसोस है कि हम आज एक भीड़ तंत्र में हैं, पर मुझे उम्मीद है कि उस संविधान की रक्षा के लिए हम अपने अंदर के नेतृत्व को जगाएंगे, उस गणराज्य को जिसका बेहतरीन संविधान है, उस संविधान को साकार करते हुए हम भीमराव अंबेडकर के 3 शब्दों को ध्यान रखेंगे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। मुझे अफसोस है कि अंबेडकर के संविधान या हमारे मौलिक संविधान या हमारे संविधान का कस्टोडियन यानी कि माननीय न्यायालय आज मूर्छित है। ऐसे समय में हमें इस नेहरू के भारत को गांधी की जमीन से बचाना है। यानी कि आज जो भी जिस भी तरह की राजनीतिक भूमि में सक्रिय है साथियों, वो आज़ाद भारत में गांधी की राजनीतिक भूमि है। और जब मैं गांधी की राजनीतिक भूमि की बात कर रहा हूँ तो वो गांधी की राजनीतिक भूमि वो है जो विविधता को समाये है, जो भारत की विविधता को अंतिम मानती है, जो भारत की विविधता के विभिन्न मतों को एक साथ रखती है। पर अफसोस ये है कि हमारे अलग अलग राजनीतिक बौद्धिक विश्लेषक दुर्भाग्य से अंबेडकर को अलग देखते हैं, नेहरू को अलग देखते हैं, गांधी को अलग देखते हैं। गांधी की विविधता को स्वीकार करने की जो आत्मबल यानी वैचारिक ताकत थी, वो कईयों को पाखंड लगती है, जबकि गांधी की विविधता पाखंड नहीं थी। क्योंकि जब भी भारत विविधता की बजाय एकाधिकार की तरफ जाएगा तो भारत बचेगा नहीं। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। भारत है तो वो विविध है, और विविध भारत ही एक भारत है। इस बात के मूल्य को आप समझिए। और एक बात है, गांधी की राजनीतिक भूमि में राम है, वो श्री राम नहीं है। वो जय श्री राम का डरा देने वाला नारा नहीं है। उस राम को, गांधी के राम को जो हर एक जनमानस में है, उस कृष्ण के
सर्वकालिक भाव को, उस बुद्ध के कल्याणकारी भाव को। और बुद्ध तो कहते हैं आत्मदीपो भव। आपका आत्म ही जागृत नहीं है तो आप कैसे नेता हैं? आप नेतृत्व नहीं कर सकते। और खास बात है, गांधी जो है नाम राम का लेते हैं, रघुपति राघव जपते हैं, लेकिन वो बुद्ध के तत्व अहिंसा से देश को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जो मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगत सिंह की भूमिका नहीं है। भगत सिंह विद्रोह नहीं है, त्याग है। उन्होंने कहा, भगत सिंह ने कहा, आज़ादी भीख में नहीं मिलती है और आज़ादी के लिए सर कुर्बान करना पड़ता है, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कई विकारी परिवार भगत सिंह वर्सेस नेहरू वर्सेस गांधी, इस विषय पर कभी आप मौका देंगे तो बिल्कुल इस पर व्याख्यान होगा कि भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर क्या एक साथ थे या अलग थे, या वो विविध भारत के विविध नेतृत्व को एक दिशा में उत्प्रेरित कर रहे थे। उनके आत्म मतभेद थे और मतभेद होना ही विविधता है, लेकिन क्या वो वैचारिक प्रतिद्वंदता थी? क्या वो विकारों का संघर्ष था या विचारों का मंथन था? तो मैं कहूँगा वो विचारों का मंथन था। अपने नन्हे मुन्नों को आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाएं जो केवल डिजिटल ना हो, जिसमें विचार का तत्व हो। ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को रखें या ऐसे स्कूल बनाएं, चाहे वो निजी स्कूल ही क्यों ना हो, कि जो अपना लाभ, हमारे यहाँ तो लिखा होता ना शुभ लाभ, जो लाभ कमाए लूट नहीं। अफसोस ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड लूट को लाभ कहता है। यानी कि आलू कितने रुपए में बिकता है 1 किलो और चिप्स कितने रुपए में, इससे से आप समझ जाइए। और ये प्रॉफिट जो है, ये न्यू अमेरिकन लिबरल वर्ल्ड है, जिसका मतलब है 2 पैसे लगाओ और 2000 का मुनाफा कमाओ। हमारे यहाँ पेट भरने से, लाभ लेने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन लाभ लूट ना हो। और ये तय हो गया है कि इन कॉर्पोरेट जल्लादों ने आज सरकारों को अपनी मुट्ठी में काबिज कर हमारी पूरी पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया है, और ये कोरोना उसी की देन है। तो आइए मनुष्यता को बचाएं, आत्म दीपो भव, अपने अंदर उस राजनीतिक गांधी को पैदा करें जो अहिंसा से देश को आज़ाद कर सकता है। आइए वो रंगकर्मी बने जो गांधी को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम स्नेह से हमारा नारा है, हम हैं। आप भी बोल सकते हैं। धन्यवाद।